Hello aspirants, how are you all? Again, I'm back with the Hindu article, and in this particular article, I will be explaining about the President of India at 75. As you would already know, if you are watching the other video that I have produced in the explainer section, I was explaining about India at 75. Under these segments, many articles were produced in the Hindu article before August 15 of this year. तो उन सारे आर्टिकल्स में जो अलग अलग सेगमेंट्स थे उनके बारे में मैं यहाँ पर एक समरी बना के प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो इस बार का जो टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट 75, और इस वीडियो के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँगा कि जो 75 ईयर्स में जो प्रेसिडेंट का पोजीशन है वो कैसा रहा है, उसका स्टेटस क्या है, प्रेसिडेंट एज अ डेजिग्नेशन उसका क्या रोल है, इंडियन प्रेसिडेंट है वो कैसे वर्ल्ड में जो प्रोमिनेंट प्रेसिडेंट के पोजीशंस हैं उनसे कैसे अलग है, और प्रेसिडेंट जो है उसका एक्सक्लूसिव पावर या फिर उसके नॉमिनल पावर्स क्या हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। तो थ्रू दिस वीडियो वी विल बी नोइंग अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट 75, and again I am Ritesh Shukla and this is Disha Publications, the Hindu article explainer on the President of India at 75. So let's start with this. तो सबसे पहला है कि हु इज़ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आखिरकार है कौन। तो पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनका लीडर जो होता है वो हेड होता है ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन ये जो गवर्नमेंट होती है वो आखिरकार बनाई किस लिए जा रही है, तो वो एक राज्य को एडवाइस करने के लिए बनाई जा रही है, और ये जो राज्य होता है वही जो है पूरा एक ऐसी संस्था है जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी। तो एक संस्था जिसको एडवाइस करने वाला गवर्नमेंट जो बन रही है उस संस्था का जो हेड होगा वो है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम देखेंगे तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को ही डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव थ्रू देयर प्रोविंसेस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, और प्रेसिडेंट खुद से अपनी एक कैबिनेट ऑर्गेनाइज करता है और वहाँ पर उस कैबिनेट को वाइडन अप करता है। वो जो कैबिनेट होती है वो प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है रादर देन द गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव्स। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट होती है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनका जो लीडर होता है वो लीडर को बाकी जो कैबिनेट होती है वो जवाबदेह होती है, और इनफैक्ट जो लीडर होता है रिप्रेजेंटेटिव्स का वो इंटर्न लेजिस्लेचर को ऑलरेडी जवाबदेह होती है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और रिप्रेजेंटेटिव इज द हेड ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम पार्लियामेंट, वेरेस वो जो हेड होगा जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उसकी खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर को लेके होगी। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, वो ऐसे लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट होता है और इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में। दोनों में ही प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो सुप्रीम है, वेरेस दैट पर्टिकुलर पोजीशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेट्स। जो इंस्टीट्यूशन है, जो मैंने बताया कि स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए चीजें करना है उसके बारे में बताता है, और उससे जुड़ी हुई सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना है तो उसे इनिशिएट करता है। तो ऐसे स्टेट का जो हेड होता है वो है प्रेसिडेंट, इवन इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जो ये प्रेसिडेंट है वो एक्चुअली में हेड ऑफ स्टेट है। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही इज नॉट गोइंग टू बी इलेक्टेड, वेयरएज इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स। तो प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है उसे अगर हमें समझना है तो हमें ये जानना होगा कि वो स्टेट का हेड है, वेरस वो अलग अलग संस्थाओं में अलग प्रकार से अपने पावर का फंक्शनिंग करता है। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट की अथॉरिटेटिव पावर नहीं है, केवल नॉमिनल पावर है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो आखिरकार कैसे हुआ, तो ये इसे कहा जाता है कि ये इसने मोनार्क को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मोनार्क पहले सुप्रीम अथॉरिटी रखते थे कई सारी कंट्रीज में, इवन यूके में आज भी मोनार्क है, लेकिन मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं कहा जा सकता, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जा सकता है। तो जो
मोनार्क है उनको एक प्रकार से प्रेसिडेंट ने रिप्लेस किया और प्रेसिडेंट को ऐसा एक डेजिग्नेटिव पोजीशन बनाया गया जिससे कि स्टेट में कोई भी ऐसी अथॉरिटी हो जो उसको चैलेंज ना कर सके और वो सुप्रीम अथॉरिटी हो, उसके द्वारा सारी व्यवस्थाओं का संचालन हो सके। इसकी वजह से स्टेट को ऑर्गेनाइज किया गया, उसकी वजह से हेड ऑफ स्टेट यानी कि कोई डेजिग्नेटिव अथॉरिटी को भी ऑर्गेनाइज किया गया। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स जो है वहाँ पर प्रेसिडेंट वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वेयरएज इंडिया जहाँ पर प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल नहीं है फिर भी ही सीम्स टू बी इन पावर with the advice of the executive that is assigned as per the constitution. Alright, तो ये जो मैंने बताया कि state is important, whereas then again president becomes the designative head of this state. The president is derived from the state itself. ठीक है, तो प्रेसिडेंट एक प्रकार से जो मोनार्कियल फॉर्म था उसको हटाकर प्रेसिडेंट का एक डेजिग्नेशन स्टार्ट कर दिया गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर एक पावरफुल हेड होता है। ठीक है, दूसरा जो इंडियन प्रेसिडेंट है उसके बारे में जानेंगे। तो इंडियन प्रेसिडेंट, मैंने प्रेसिडेंट को एक्सप्लेन करते हुए ये काफ़ी सारा बता दिया था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट है दैट पर्सन इज डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल। लोग जो हैं वो कुछ कॉकस के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, फिर वो अपने विद इन जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स फाइनली प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी, पॉपुलेस पे डिपेंड करता है, लेकिन दैट इज डायरेक्टली इलेक्टेड। वेयरएज इंडिया में जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ऑलरेडी इलेक्टेड होते हैं और जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उन रिप्रेजेंटेटिव्स के जो वोट्स होते हैं उसके बेसिस पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पोजीशन है वो है ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। उसको एक एडवाइजरी विंग की जरूरत है जो कि मैंने बताया एग्जीक्यूटिव, जैसे कि उनको प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है जो उनको एडवाइस करें सारे सिचुएशंस पे। जो भी कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है गवर्नमेंट का यानी कि एग्जीक्यूटिव का जो भी कंडक्ट ऑफ बिजनेस होगा वो प्रेसिडेंट के ही नाम पर होता है। प्रेसिडेंट जो है हमारे यहाँ के वो आर्म फोर्सेस के सुप्रीम हेड है, इनफैक्ट इवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो। ये अपनी जो अथॉरिटी होती है वो थ्रू गवर्नमेंट एक्सरसाइज करते हैं। डायरेक्टली ये जो है कोई भी चीज़ें डायरेक्टली ऑथोराइज नहीं करते, ये अपनी बातों को गवर्नमेंट के थ्रू बताते हैं और गवर्नमेंट उन पर एक्शन लेती है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो हमारे यहाँ है वो पार्लियामेंट के पार्ट भी हैं, इसलिए इनको कंप्लीटली पावरलेस कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि जो भी बिल्स लेजिस्लेचर के थ्रू पास होते हैं वो प्रेसिडेंट के पास ही जाते हैं, या कई ऐसे बिल्स होते हैं जो कि इनके प्रायर रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस भी होते हैं। तो इसलिए प्रेसिडेंट इज अ वेरी पावरफुल पोजीशन, येट द पावर्स आर लिटिल लेस देन द पावर्स दैट आर बीइंग असाइन्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ इन्वॉल्वमेंट इन पब्लिक अफेयर, इनका आखिरकार डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार से हो सकता है। तो मैंने बताया कि जो बिल्स होते हैं जिसमें कि पब्लिक वेलफेयर जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को एक बिल में समाहित करके उस बिल को जब लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी इनिशिएट किया जाता है और कंसर्न्ड मेजॉरिटी के बाद जब दोनों ही लेजिस्लेचर से बिल को पास किया जाता है तो उसको असेंट करने के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। तो प्रेसिडेंट, इट इज ऑन द प्रेसिडेंट वेदर ही लाइक्स द बिल, लाइक्स द एक्ट, लाइक्स द रेगुलेशन विच हैज बीन गिवन इन द बिल, और उसके बेसिस पर वो या तो उसे असेंट करते हैं या तो उसको रिकंसिडर करने के लिए भेज देते हैं। अगर केवल मनी बिल को छोड़ दें तो बाकी सारी बिल्स पे वो जो है रिकंसिडरेशन के लिए सेंड कर देते हैं, और भी जो बिल होते हैं उनको वो रीसेंड करते हैं, उन पर रिकंसिडर करके वापस जो है बिल बनाने को कहते हैं। प्रेसिडेंट वेलफेयर में इस प्रकार से भी जुड़े हुए होते हैं कि जो भी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है जैसे कि NC/SC, NC OBC या फिर जो है बैकवर्ड क्लास के लिए कोई इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर कैग हैं, इन सारे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन जो कि डे टू डे एक्टिविटीज जो कि एमनेट होती है पब्लिक वेलफेयर में, पब्लिक वेलफेयर करते हुए ये जो एक्टिविटीज जो काम एडिशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही, स्पेशल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही किया जाता है, उन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है। तो इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो हेड होते हैं उनको अपॉइंट करना भी प्रेसिडेंट के ही हाथ में है। जैसे कि फाइनेंस कमीशन है, तो जस्ट जब गवर्नमेंट जो है इनिशिएट होने वाली होती है, नई गवर्नमेंट होने वाली होती है, उसके पहले ही फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट भी कर दिया जाता है, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। तो जो पब्लिक वेलफेयर है उसमें इनडायरेक्टली रोल हमेशा से प्रेसिडेंट का रहा है, क्योंकि इनके द्वारा ही चीजें इनिशिएट करने के बाद बाकी सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। फिर गवर्नमेंट वहां से एज एन एडवाइजर अपने पोजीशन को
हाथ में लेते हैं। फिर मैंने बताया कि फाइनेंस कमीशन तो है, इसके साथ साथ कई ऐसे कमीशन, लोकल लेवल पर भी कमीशन है जहाँ पे प्रेसिडेंट का ही रोल होता है। इनडायरेक्टली वो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में अपने जो पर्सपेक्टिव होते हैं उसको रखते हैं, और स्टेट आखिरकार क्या चाहता है उसके बारे में डे टू डे जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चीज़ें जो है कन्वे करते रहते हैं। तो दैट इज़ द ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया इन द पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, अब प्रेसिडेंट कहाँ पर बिल्कुल भी बाउंड नहीं है मिनिस्टर से। मैंने बताया कि उनके पास एग्जीक्यूटिव होता है जो उन्हें एडवाइस करता है सारी बातों के लिए, लेकिन कहाँ पर वो बाउंड नहीं है। तो सबसे पहले तो है जब नेशनल इलेक्शन होता है, इलेक्शन के टाइम पर वो बाउंड नहीं है कि वो किसे सदन का नेता या फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए या फिर कोई और गवर्नमेंट को बनाने के लिए वो जो है किसको इनवाइट करें। तो प्रेसिडेंट वहाँ पर बाउंड नहीं होते मिनिस्टर्स द्वारा। उन्हें इट इज ओनली इन प्रेसिडेंट्स की जो भी जो पॉपुलर मेजोरिटी वाली पार्टी होती है जिसका कि मेजोरिटी अच्छा खासा है लोकसभा में, उसके लीडर को ऑटोमेटिकली इनवाइट किया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट वहाँ पर बाउंड नहीं है। ठीक है, सेकंड है कि जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसकी मेजोरिटी नहीं है पार्लियामेंट में, उसके ही लीडर को इनवाइट किया जाएगा, इसके लिए भी वो बाउंड नहीं है। इट इज कंप्लीटली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कि वो किसे चाहते हैं कि सबसे पहले वो कॉन्फिडेंस एस्टैब्लिश करने के लिए लोकसभा में किसे बुलाना चाहते हैं, किसे इनवाइट करना चाहते हैं। तो जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है, जब कॉन्फिडेंस एस्टैब्लिशमेंट की बात होती है, तो प्रेसिडेंट इज नॉट एट ऑल बाउंड टू द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, अब इस 75 ईयर्स में जो प्रेसिडेंट का पोजीशन है वो आखिरकार कैसे क्या क्या चीज़ों से घिरा रहा है और क्या जो है उसके पोजीशंस में चेंजेस हुए। तो नीलम संजीव रेड्डी थे, उन्होंने एक जो प्रेसिडेंट की जो पोजीशन थी, काफ़ी स्टार्टिंग में राजेंद्र प्रसाद नेहरू श्री नेहरू के बीच में भी बहुत सारे डिफरेंसेस की बात होती थी, लेकिन जो एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल पोजीशन जो कि प्रेसिडेंट के माध्यम से शुरू हुआ था वो है नीलम संजीव रेड्डी के समय, जब उन्होंने जनता पार्टी के गवर्नमेंट से निकले हुए चरण सिंह को 1979 में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कह दिया था। तो इसमें ये भी उन्हें देखना चाहिए था कि जो जनता पार्टी गवर्नमेंट है ऑलरेडी एस्टैब्लिश गवर्नमेंट, और चरण सिंह उससे अलग होते हैं, तो जो लार्जेस्ट पार्टी है उनको जो है एज पर प्रेसिडेंस जो है कॉन्फिडेंस प्रूव करने को कहना चाहिए था, लेकिन वो चरण सिंह को डायरेक्टली गवर्नमेंट बनाने के लिए बोल देते हैं। फिर एक और प्रॉब्लम हो गया था जब चरण सिंह को ये लग गया कि उनकी मेजोरिटी प्रूव नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने पहले ही डिसॉल्व करने को कह दिया था पार्लियामेंट। उसे भी नीलम संजीव रेड्डी ने एक्सेप्ट कर लिया था, जो कि अगेन इट वाज अ डिजास्टर्स फॉर द प्रेसिडेंट पोजीशन। फिर के आर नारायणन थे, उन्होंने आई के गुजराल को इमरजेंसी उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए रिकंसिडर करने को कह दिया था, विच वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट 1998 में। अब राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी के बीच में 3 बार ऐसे आए थे मौके जहां पर राजेंद्र प्रसाद वाज कंप्लीटली अगेंस्ट नेहरू। 2 बार तो डायरेक्टली चीजें पता नहीं चल पाई थी, लेकिन थर्ड टाइम पे वो प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद और नेहरू के बीच में चीजें पब्लिक हो गई थी, जिससे ये पता चला था कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। लेकिन अल्टीमेटली व्हेन प्राइम मिनिस्टर वाज अबाउट टू when he threatened, पंडित नेहरू threatened that he will go to the Supreme Court, उसके बाद से राजेंद्र प्रसाद ने अपने जो भी ऑपोजिशन थे उसको अलग कर लिया था। ऐसा ही हुआ था जब राजीव गांधी और ज्ञानी जेल सिंह के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया था पोस्टल बिल को लेके। पोस्टल बिल को लेके ज्ञानी जेल सिंह का कहना था कि वो जो फंडामेंटल राइट सिटीजन्स का वो वायलेट करता है, इसलिए वो उस पर एसेंट नहीं देंगे। और ज्ञानी जेल सिंह ऐसे बिल को अपने पास रख लिए थे जिसे उस टाइम पर पॉकेट वीटो का एक अथॉरिटी जो है ये बताया जा रहा था। अब जब रामास्वामी वेंकट रमन वो जो है प्रेसिडेंट हो जाते हैं और राजीव गांधी की सरकार जब चली जाती है, तो उन्होंने भी पोस्टल बिल को एसेंट नहीं दिया होता है जब वीपी सिंह की सरकार आ जाती है। और जो बिल था पोस्टल बिल वो स्लोली खत्म ही हो जाता है, क्योंकि दोनों ही प्रेसिडेंट ने उस पर एसेंट नहीं दिया होता और वो फाइनली कभी पास ही नहीं होता। ठीक है, 2017 में जब झारखंड की गवर्नर आज की जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, वो जब गवर्नर थी तो उन्होंने भी एक ट्राइबल बिल जो कि झारखंड गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया था उसे नकार दिया था और कहा था कि कैसे ये ट्राइबल लोगों को हेल्प करेगा उसके बारे में बताइए। तो जो प्रेसिडेंट का पोजीशन है, इट इज नॉट दैट कि वो बिल्कुल भी पावरलेस है,
कभी कभी ऐसा होता है कि कई ऐसे बिल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली शायद सही ना हो, उस बेसिस पर प्रेसिडेंट उसको रिटर्न करके और उसको रिकंसिडर करने के लिए भी कह सकते हैं। इससे वो गवर्नमेंट के सारे वर्क्स हैं उनको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन लार्जली ऑल द वर्क्स दैट आर बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट इज द सोल थिंग। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि बिल्स जब इंट्रोड्यूस किए जाते हैं लोकसभा राज्यसभा में, वो वहाँ से पास होने के बाद मैक्सिमम चांसेस पे प्रेसिडेंट से एसेंट उनको मिल ही जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल स्टेटस ऑफ द 75 years ऑफ हाउ द प्रेसिडेंट हैज बीन फंक्शनिंग इन आवर कंट्री। सो विद दिस आई विल बी वाइंडिंग अप दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।